तो कैसे हो मेरे चितो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के सीटेट के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू जो है आज मैं कराने वाला हूँ। सारे नहीं मतलब 15 जो है क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ और ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। अब आप बोलोगे पार्ट 6 वीडियो है तो बाकी के पार्ट कहाँ गए? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। कौन सा लिंक? प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे, या फिर आप जो है हमारे चैनल को खोलोगे स्टडी एयर क्लास को, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है पार्ट 1, 2, 3 सभी को जो है आराम से देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, जो ये हमारे जो 16 नंबर का क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि 16 नंबर का सीधा क्वेश्चन 1, 2, 3 कहाँ गए? तो मैंने आपको बताया ना कि बाकी के जो पार्ट है ना हमारे, वो हमारे प्लेलिस्ट में है। जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है। कहने का मतलब यही है कि बाकी के जो क्वेश्चन है मैंने अदर पार्ट में करा रखे हैं और ये 16 नंबर क्वेश्चन से आज हम 30 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? सृजनात्मकता की यानी कि क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, हम बच्चों को लेके ही चलेंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के बारे में ही जान रहे हैं सब कुछ, तो बच्चों की ही हम बात करेंगे। जिन बच्चों में क्रिएटिविटी होती है उनकी क्या पहचान होती है? क्वेश्चन में ये पूछा उनका प्रमुख लक्षण क्या होता है, वो किस तरीके से वो हरकतें करते हैं, उनके चलने का ढंग किस प्रकार से होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब वो नॉर्मल बच्चों से किस प्रकार अलग होते हैं, वो आपको बताना है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, यानी कि जिसमें समझ ना हो, लो कॉम्प्रिहेंसिव, जो किसी भी चीज को मतलब क्या है समझ देरी से समझे, कॉम्प्रीहेंड कर पाए। तो भाई ये तो सृजनात्मकता का तो मैंने आपको की पॉइंट बता रखे हैं कि जो क्रिएटिव बच्चे होंगे वो जो है मतलब उनमें थोड़ा सा ईगो वाली जो है मतलब वो थोड़ा सा समाज से कट के रहेंगे, उनमें थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम रहेगी। ईगो इन द सेंस कि वो अकड़ के रहेंगे अपने में ही कि हाँ भाई हमको सब कुछ आता है। उसके बाद उन बच्चों में जो है ना, वो बच्चे क्या है, अब सारी चिंतन वाले बच्चे हैं, यानी कि किसी भी एक पॉइंट को वो 10 तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब ओरिजिनलिटी, हर चीज़ में उनकी ओरिजिनलिटी रहती है, किसी का कॉपी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, तो देख लो इनमें से कोई भी पॉइंट मैच करता है लगा दो टिक को, और क्या। अब सारी चिंतन का भी मैंने आपको बताया कि किसी एक पॉइंट को वो इतने डिटेल में आपको बताएंगे कि मतलब आप भी सोचते रह रहे यार व्हाट इज दीपावली, व्हाट इज सीटेट। तो सीटेट को इतने सारे पॉइंट आपको बता देंगे, सीटेट क्या है, कैसे है, नहीं है, इसका हिस्ट्री सब बता देंगे आपको। लेकिन उसी का जो अदर हैंड जो दूसरा अभी सारी चिंतन होता है उसमें क्या है, 1 वर्ड में आंसर होता है। सीटेट क्या है? तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अति सक्रियता, यानी कि हाइपर एक्टिव नहीं, इनएक्टिवनेस नहीं, ये सब तो नहीं होता है। जो जिन बच्चों में क्रिएटिविटी होती है वो क्या होते हैं, अब सारी चिंतन वाले होते हैं। उसके बाद हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, कोई जो है मतलब झुग्गी झोपड़ियों से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, इन बच्चों को जो हमें क्या करना है, इन बच्चों को हमें पढ़ाने के लिए, अधिगम कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक शिक्षक के तौर पे? ये आपके सामने ऑप्शन है, देख लेते हैं। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यानी कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड की जो बातें होती हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, टाल देना चाहिए। नहीं भाई, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं तो डाइवर्स बैकग्राउंड से जो हमें क्या करनी है, उनकी बातें भी करनी है। उन बच्चों जो अपने साथ वो बच्चे कैरी करके जो है ला रहे हैं कोई चीज़ें, तो उनकी भी बातें करनी है, उनकी भी जो है बातों को महत्व देना, उनकी संस्कृति को महत्व देना है हमें, ना कि हमें टालना है। उसके बाद है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। बिल्कुल, ड्रॉ एन एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, यानी कि आप सभी को मालूम है विविध विविध जगहों से विविध विविध बच्चे आ रहे हैं, तो हमें विविध विविध एग्जाम्पल भी तो देने होंगे ना भाई। जरूरी थोड़ी है कि किसी कोई अगर दिल्ली में रह रहा है तो उसको तमिल वाले बच्चों को जो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो दिल्ली वाला भी समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो दिल्ली वालों को फिर नॉर्थ इंडियन के हमें एग्जाम्पल देने होंगे, तमिल को साउथ इंडियन के एग्जाम्पल देने होंगे, तब जाके जो है वो समझेगा किसी चीज को। उसके बाद थर्ड क्या है, वैसे इसका सेकंड ऑप्शन ही ठीक है लेकिन थर्ड भी देख लेते हैं। मानकीकृत आकलन का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज जो असेसमेंट होता है इसका हमें इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए कक्ष में। मानकीकृत जो है आकलन क्या होता है, जो ऊपर से निर्धारित रहता है। अब खुद सोचो, कोई बच्चा देरी से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी से सीखता है, तो आपको फिर उसी हिसाब से तो फिर आप आकलन भी करोगे ना। जो
जल्दी सीख लेता है उसका अलग से आप जो है मतलब उस हिसाब से असेसमेंट करोगे, जो देरी से सीखता है उसका उस हिसाब से असेसमेंट करोगे। सभी को एक तरीके से ही मानकीकृत तरीके से ही आप असेसमेंट थोड़ी कर सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक नेगेटिव कथनों का आप कक्षा में गलत चीजें बात करोगे नहीं, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इंग्लिश में बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, कहने का अर्थ यही है कि जो समस्या समाधान क्षमताएं होती है ना, उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो बच्चा है उसमें हमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मतलब उसमें डालनी है, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, होपलेस ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए देख लेते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात जहां आ जाए उसको कट कर दो। ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है हमें बच्चे को नहीं कराना चाहिए। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का आप मोटा मोटा यूं समझ लो रट्टा लगवा रहे हो बच्चों को, बेटा 2 1 2 होता है और इस वाले प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तो मतलब रटवा रहे हो ना सॉल्यूशन, हमें रटवाना नहीं है बच्चों को। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना, यानी कि फिक्स्ड जो मतलब जैसे कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा तो यहाँ पे पानी कैसे आएगा, चलो भाई मैडम ने बताया है, चलो भाई हिस्ट्री में देख लेते हैं, ये ज्योग्राफी में देख लेते हैं। अच्छा ज्योग्राफी में ये लिखा है यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ कैसे पानी आ सकता है, अच्छा यहाँ टूटी लगाओ, अच्छा ऐसे करो, अच्छा ऐसे नट बोल्ट टाइट करो। तो ऐसे में बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ गई, ऐसे में तो बच्चा घास चढ़ने चली गई उसकी क्रिएटिविटी। तो हमें ये भी नहीं करना है, कोई भी अटल प्रक्रिया का हमें फॉलो नहीं करना है। समस्याओं के इस्तेमाल को हमें बढ़ावा नहीं, समरूपों के इस्तेमाल को हमें बढ़ावा देना है। बच्चे के सामने कोई भी समस्या है उसको बढ़ावा दो, पहले बच्चे को करने दो, तब जाके अगर बच्चा कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्कार्फ फोल्डिंग करो और बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने दो। तो यही एक करेक्ट आंसर है, बाकी ये सब गलत आंसर है। विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके उसकी आप क्रिएटिविटी को खत्म कर दोगे, जो रचनात्मकता है वो सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। यानी कि बच्चा जो है ऑलवेज मोटिवेटेड हो, यानी कि बच्चा पढ़ने के लिए जो है हमें उसे मोटिवेट नहीं करना पड़े, उसको जो है किस प्रकार से हम इस चीज को कायम रख सकते हैं। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, बच्चों को दंड देकर, दे के दिखाओ। राइट टू एजुकेशन एक्ट बेटा बहुत अच्छे से पिलेगा आपको, ये पहले नहीं है कि बस ब्लैक बोर्ड पे लेगा जैसे हम पिटे हैं, नहीं, हाँ हम भी पिटे हैं लेकिन उतना नहीं पिटे जितना हमारे मम्मी पापा पिटे हैं। उसके बाद है, ये तो नहीं होगा, दंड तो नहीं देना हमें बच्चों को। उसके बाद है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, इसको अभी मैं समझाऊंगा, बाकी पॉइंट भी देखो। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, आसान मैंने बताया ना आपको, एक चीज मैं बताता हूँ कि किसी भी ऑप्शन पे अगर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए ना कि ये ही मतलब ये ही या ओनली करके, तो वो गलत होगा। मतलब बच्चे को ना आसान देना है ना मुश्किल देना, आसान मुश्किल की जहां बात है तो वो बिल्कुल गलत है ऑप्शन, तो ये भी गलत है। और याद यानी कि रोट मेमोराइजेशन कराने की, याद कराना, रट्टा लगवाना, ये भी गलत है। तो इसका सही तो आंसर वैसे सेकंड ही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा आपको जो है डिटेल में समझा रहा हूँ। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पे हमें फोकस करवाना है बच्चों को, ताकि जो है बच्चे क्या करे, उसके इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्ट हो। अब देखो दो तरीके से ओरिएंटेशन, दो तरीके की वैसे तो अभिमुखी जो होते हैं ना, अभिमुखी विन्यास काफी तरीके के होते हैं, लेकिन दो जो है सीटेट की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से है। और ये जो मैं आपको अभी ओरली बता रहा हूँ ये सारे हमारे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप नोट्स जो हमारे नहीं देखते हो, मतलब हमने वीडियोस बना रखे प्लेलिस्ट, उसमें हर एक टॉपिक वाइज हमने बना रखे, तो उनको भी देख लेना, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, सर्च करना आप। देखो एक होता है प्रदर्शन अभिविन्यास यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, और दूसरा होता है प्रवीणता अभिमुखी यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसको हम निपुणता भी बोलते हैं, मास्टरी निपुणता या प्रवीणता, बात एक ही हुई। इसमें क्या होता है, पहले मास्टरी का समझो, उसके बाद हम प्रदर्शन के ऊपर जाएंगे। तो मास्टरी में क्या होता है, मास्टरी में जो बच्चा होता है ना, वो जो है अपनी कमियों पे काम करता है, उसको दूसरों से मतलब नहीं है कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है, उसकी जो कमियां हैं उसको जो है वो फाइंड करता है, उसको ढूंढता है और उस पे जो है काम करता है। जैसे आपने 1-2 बार सीटेट का एग्जाम दिया, आपको पता चल गया कि भाई मेरी जो है ना इंग्लिश और हिंदी यानी कि लैंग्वेज में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तब नेक्स्ट टाइम जो सीटेट आप दोगे तो आप क्या करोगे, लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करोगे। CDP वगैरह तो आप मेरे से पढ़ ही लेते हो, मैं आपको अच्छे से समझा रहा था, तो इसमें डाउट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो लैंग्वेज पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, उस चीज़ में मास्टरी कर रहे हो, निपुण कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सीटेट दो तो उसमें आप क्या करो, सफल हो जाओ। इसी का अपोजिट क्या होता है, प्रदर्शन अभिविन्यास। इसमें जो है ना कंपटीशन हमारा अपने से नहीं होता है, इसमें जो हमारा कंपटीशन होता है, हमें दूसरे
दूसरे बच्चों से होता है। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें दूसरे बच्चों से बेहतर दिखना है। कोई हमारे समाज किसी ने हमारे जो है गली मोहल्ले में बाइक ली, अब हमें जो है उससे अच्छी वाली बाइक चाहिए। अब हमें इस चीज़ का नहीं मालूम कि वो जो बाइक है वो किस तरीके से उसने ली है, कितनी मेहनत की है। हम वो मेहनत नहीं करेंगे, उस पे हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें बस ये है कि बस इससे अच्छी बाइक मिल जाए हमें। तो प्रदर्शन अभिविन्यास जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, मास्टरी ओरिएंटेशन यानी कि प्रवीणता अभिमुखी अभिविन्यास को जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो हमें बच्चे में ये बिल्ड करना है कि बच्चे को अंदर से जो है क्या है, वो अपनी कमियों को जो है ढूंढे, उस पर काम करे, स्किल में मास्टरी करे उस चीज में, ना कि दूसरों का जो है क्या करे, देखा देखी करे और दूसरे से आगे बढ़ने की वो करे। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, शर्मिंदगी, शेम क्या है, क्यों है, कैसे है। ये अभी हमें क्वेश्चन में नहीं, इसका आंसर से हमें पता चलेगा ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। शर्मिंदगी क्या है, मोटा मोटा हम ये जान लेते हैं शर्मिंदगी क्या है, वो देख लेते हैं पहले। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान का मतलब कॉग्निशन, कोई संबंध नहीं है। अगर आप की कोई बेइज्जती करे तो आपको कितना एम्बेरेसिंग लगेगा, आप जो है सिर झुका लोगे और आपके दिमाग में हर समय वो बातें चलती रहेगी, आज उस लड़की ने मुझे जो है रिजेक्ट किया या आज उस लड़के ने मुझे रिजेक्ट किया है। अकेले में रिजेक्ट कर देता तो उस दर्द को झेल लेते, लेकिन उसने मेरे दोस्तों के सामने रिजेक्ट किया है, जिसके पीछे दुनिया पागल थी, आज उसको एक लड़के ने रिजेक्ट किया या उसको एक लड़की ने रिजेक्ट किया है। तो वो क्या है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है। और दिमाग से क्या संबंधित है, कॉग्निशन, संज्ञान, तो आपके दिमाग पे प्रभाव डालेगा। उसके बाद है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्या ये करेक्ट आंसर है, बताओ। अभी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अकेले में वो रिजेक्ट कर देता तो उतना हमें मतलब नहीं होता, हमें उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने 10 लोगों के सामने रिजेक्ट किया हमें, तो क्या है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो भाई यही इसका करेक्ट आंसर है। और भी देखते हैं इससे भी अच्छा ऑप्शन है वैसे तो इसका यही है, आपके रियल लाइफ में भी आपके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली। क्या बच्चे को शर्मिंदा करके उसको आप अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? नहीं, वो उसको डिमोटिवेट कर रहे हो भाई। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार प्रयोग पैदा करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो यही होगा, बच्चे की लाइफ खराब होगी। बच्चे को शर्मिंदा बार बार करोगे, बेइज्जत करोगे, तो बच्चे का क्या है, उसका जो अंदर का जो इंटरेस्ट है वो सब मर जाएगा। और फिर वो जो है बेचारा जो राष्ट्र में आगे अच्छा कर सकता था, राष्ट्र में अपना योगदान दे सकता था, वो नहीं दे पाएगा। और फिर वो जो फिर गलत राह पे चलेगा। तो हमें बच्चों की कभी ना बेइज्जती करनी चाहिए। बच्चों को समझाओ, प्यार से समझाओ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं, उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद सोचो 10 लोगों के बीच में आप की कोई बेइज्जती करके चला जाता है या आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करके चला जाता है, तो आपको कितनी बेइज्जती होगी, कितना मतलब पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। और सोचो आप 30 बच्चों के बीच में किसी एक बच्चों का मजाक उड़ा देते हो या उसको बेइज्जत कर देते हो, तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे जो है नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। 21वां क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। कौन सा प्रभावशाली माध्यम है जिसके थ्रू जो है बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। विषय वस्तु को याद नहीं कराने में बच्चे संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। हमें किसी भी चीज को एक्सप्लोर करके पढ़ाना है, बच्चों को जो है दो चीजों के बारे में रिलेट करके पढ़ाना है। उसकी बाहरी दुनिया, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको स्कूल से जो है, मतलब कहते हैं ना कि स्कूल से जो बाहरी दुनिया उससे जोड़ के पढ़ाओ बच्चों को। तो हमें जो है ऐसे करके पढ़ाना है बच्चों की जो चीज़ें वो बाहर कर रहा है ना, कोई भी चीज़ें कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसको ना आप किताबी ज्ञान से जोड़ के पढ़ाओ, तब उसको अच्छे से समझ में आएगा। और यही उसका जो है एक प्रभावशाली तरीका है पढ़ाने का। बिना विश्लेषण के तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अनुकरण नकल की बात नहीं करनी चाहिए। और ये अनुकरण और नकल की बात, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की बात कौन करते हैं, उस मनोवैज्ञानिक का नाम मुझे कमेंट कर दो। और उसका नेक्स्ट वीडियो में उस बंदे का नाम या उस बंदी का नाम मैं जो है लूँगा वीडियो में, कि इस बंदे ने जो है ये जो है हार्ड वर्क कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है और डिटेल में पढ़ाई कर रहा है। 22वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि छात्रों ने कोई भी काम में, कोई भी होमवर्क में
अगर कोई भी त्रुटि यानी कि कोई भी गलती करता है, क्या करना चाहिए? एक अध्यापिका को त्रुटि का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर वो त्रुटि का विश्लेषण करेगी या करेगा तो क्या होगा, छात्रों को वो अच्छे से गाइड कर पाएगा, अच्छे से सिखा पाएगा। क्योंकि त्रुटि जो है ना, बच्चे को जो है ये एक नेगेटिव की ओर नहीं ले जाती है। त्रुटि से बच्चा सीखता है और फिर नेक्स्ट टाइम जो है उससे संबंधित या वैसी त्रुटि फिर नहीं करेगा, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हो और बच्चे को समझा रहे हो तो। फर्स्ट पॉइंट है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित। अच्छा, मतलब तूने इतना सा त्रुटि किया तो तुझे इतना दंड मिलेगा, तूने ज्यादा त्रुटि, यानी कि त्रुटि का मतलब होता है गलती, ज्यादा गलती किया तो तुझे ज्यादा दंड मिलेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट याद रखना, धारा 17, इसको भी याद रखना। अगर किसी के माँ बाप भी टीचर होंगे ना, बेशक उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी होगी, वो आपको धाराएं अच्छे से सिखा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। त्रुटि की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल भाई, त्रुटि की समझ से जो है क्या होगा, अगर त्रुटि की समझ अध्यापक को आ गई तो क्या है, नेक्स्ट टाइम जो अध्यापन टीचिंग कराएगा तो उसमें उस चीज़ों को ध्यान रखेगा और बच्चों को वो चीज़ें समझाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले बच्चों को दूर रखे। अच्छा, जो मतलब छात्र ज़्यादा त्रुटि कर रहा है, जो ज़्यादा गलती कर रहा है, उस बाकी छात्रों से अलग रखे। नहीं, हमें अलग थलग नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी है छात्रों को। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। नहीं जी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट जी। उसके बाद 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सीखने में कठिनाई होती है तो क्या होता है, देख लेते हैं। कब सीखने में कठिनाई होती है वो बताना है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब कठिनाई होती है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। आंतरिक रूप से अगर वो अभिप्रेरित होगा तो वो किसी भी चीज को सीखने में उसको कठिनाई थोड़ी होगी। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये नहीं है। यहाँ पे पूछा है कठिनाई होती है जब, मतलब यहाँ पे पूछा है जब उसको कठिनाई होती है तो क्या होता है, क्यों कठिनाई होती है, ये बताना है हमें। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब होती है। ऐसा हो सकता है, वाइगोस्की भी कहते हैं कि भाई बच्चे को कुछ भी सिखाना पढ़ाना है तो उसको उससे समाज से जोड़ के, सोशल इंटरेक्शन कराओ, सामाजिक संपर्क से बच्चे को सिखाओ, तब जाके जो है बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। और यही वाइगोस्की भी अपनी थ्योरी में कहते हैं। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। कॉन्टेक्स्ट में हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए मल्टीपल वेज में, क्योंकि बच्चे अगर अनेक है, दिमाग अनेक है अगर, तो हमें पढ़ाने के तरीके भी अलग होने चाहिए। रिप्रेजेंट करने के भी हमारे पास कई सारे तरीके होने चाहिए, तभी ना बच्चा सभी तरीके का। अब एक ही तरीके से बच्चा सीख जाता तो फिर बात ही क्या थी। 30 बच्चे हैं तो 30 तरीके से आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है, इसका फर्स्ट आंसर है, क्योंकि सही थोड़ी पूछा, इसमें पूछा बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब उसे टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, किसी भी जानकारी को टुकड़ों में, यानी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। ठीक है भाई, डिस्कनेक्टेड चंक्स के थ्रू पढ़ाओगे तो बच्चे को जो है टुकड़ों में पढ़ाओगे। ये पढ़ा दिया, फिर वो पढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा ये पढ़ा दिया, थोड़ा सा वो भी पढ़ा दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो उसको जो है पढ़ने में दिक्कत आएगी। 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी कि लर्निंग की, पढ़ने की बेस्ट स्टेज कौन सा है। स्टेट लिख दिया यहाँ पे, स्टेज कौन सा है लर्निंग की, देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा आंसर है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। सोचो, बच्चे में उच्च उत्तेजना है, ठीक है, उसमें भाई बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई अराउजल है, बच्चा सीखना चाह रहा है किसी चीज़ को। लेकिन भाई हाई फियर भी तो है, उसमें डर भी तो है। भाई मेरे में तो है, तो ये चीज़ तो मेरे को करना है, लेकिन फिर इसको डर भी लग रहा है, तो ये नहीं होगा। निम्न उत्तेजना यानी कि लो, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट ही नहीं, तो फिर वो कोई चीज़ कैसे सीख पाएगा, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। संतुलित उत्तेजना यानी कि उसको नॉर्मल उत्तेजना है, मतलब हाँ भाई मुझे सीखना है, ये चीजें सीखना है, उतनी नहीं कि भाई मुझे आज ही सीख लेनी है। संतुलित वे में है, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक उसको सीखना है तो हाँ भाई मुझे सीखना है इस टॉपिक को और आज मैं जो है इसको करूंगा, कोई भय नहीं। और उसको इस चीज़ का डर भी नहीं है कि अगर मेरे को इसमें जो है मतलब नहीं सीख पाया तो क्या मैडम मेरे को डांटेगी या मारेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं, उसको भय नहीं है। हाँ, उसको नॉर्मल है कि हाँ भाई मुझे आज ये चीज़ सीखना है, ये टॉपिक सीखना है और जो है मैडम से जो मैं पूछूंगा या सर से पूछूंगा और ये चीज़ें सीख लेनी है। तो यही इसकी बेस्ट अवस्था है। कोई उत्तेजना ही, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर बच्चा क्यों ही सीखेगा, खुद ही सोचो। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 25वां क्या कहता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। क्या बोलता है भाई, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। होती है भाई, क्यों नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। किसने बोला भाई, वयस्क अपने तरीके से सोचता है, उनका सोचने की मात्रा अलग होती है वयस्कों की, बच्चों की मात्रा अलग होती है सोचने की।
उसके बाद है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते थे, यही इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। यानी कि जो बच्चा जो है अधिगम की संरचनात्मक विचार में जो है यह सुझाव दिया जाता है कि ज्ञान की जो संरचना में जो है बच्चा क्या है, सक्रिय भूमिका निभाता है। तो यही इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं? जी नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वहाँ पे जो बच्चे अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। यानी कि जो अधिगम का मतलब समझ रहे हो, मैं क्या बताता हूँ। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। जो आप बच्चों को लर्निंग करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, या अभी जो आप कर रहे हो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको हम लर्निंग अधिगम बोलते हैं। में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ये आपके सामने जो है धारणाएं हैं, ये कौन सी उपयुक्त है देख लेते हैं। योग्यता सुसाध्य है, योग्यता अटल है, अटल की बात, फिक्स्ड की बात कहीं पे आ जाए, या फिर स्टैंडर्डाइज करिकुलम की बात आ जाए तो वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है, गलत। असफलता अनियंत्रित है, यानी कि फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। कहने का इनका मतलब ये होता है कि आप जो सीटेट में जो फेल हो रहे हो, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार फेल हो रहे हो तो बार बार आप फेल होते जाओगे। क्या ये पॉसिबल है? जो व्यक्ति एक बार फेल हो गया तो जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरी बार भी फेल हो जाए। असफलता कंट्रोलेबल है। असफलता को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप एक बार दो बार असफल हुए हो तो उसको आप नियंत्रित कर सकते हो। कैसे नियंत्रित कर सकते हो? एक अच्छे टीचर से पढ़ाई करके, और वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, बस। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। योग्यता सुसाध्य है, यानी कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी कि हम जो अपनी योग्यता है उसको क्या करते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ें हमें जो है मतलब कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, उसको हम पूछ के अच्छे से हम अपनी क्या करते हैं? अपनी एबिलिटी में सुधार करते हैं। तो यही इसका अधिगम का जो है क्या है, निम्न में से कौन सी धारणा, यही उपयुक्त धारणा है कि हम जो है कोई भी चीज़ें जो है अपने अंदर इम्प्रूव करके सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा 27वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ, ये समड़ा लिख दिया, समझ है ये, समझ ठीक है, समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में इनमें से क्या चीजें सहायक है? संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाने में क्या चीजें सहायक है देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा आधारित, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हमें नहीं कराना है, गलत। पाठ्य पुस्तक नहीं, बार बार परीक्षाएं नहीं। अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण यानी कि बच्चे से इंक्वायरी करो, बच्चे को बोलो इंक्वायरी करिए, डायलॉग, ये सारी चीजें पॉजिटिव चीजें, और इन्हीं से जो बच्चा जो है क्या करेगा? अपनी समझ को बेहतर बना पाएगा। कुछ चीजें उनको मिसकंसेप्शन है, कुछ चीजों के बारे में गलत धारणाएं बना रखी है, वो किसके माध्यम से? जो है संवाद के माध्यम से उस चीजों को दूर कर सकता है। दूसरों से पूछ सकता है, अपने शिक्षकों से पूछ सकता है कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें, या शिक्षक जब बता रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसके माइंड से वो सारी चीजें निकल जाए, किसी भी चीज के बारे में गलत धारणा है तो। 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। यानी कि वह स्वयं से बोल रही है, यानी कि वो कोई कार्य कर रही है, वो कोई काम कर रही है, और वो खुद से बात कर रही है कि वह जो है इस कार्य में किस प्रकार से प्रगति, यानी कि इस कार्य को किस प्रकार से और अच्छे से कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। यानी कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी में मैंने आपको जो है भाषा के रूप पढ़ाए थे, 3 भाषा के रूप पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्तिगत वाक्य की बात की गई है, व्यक्तिगत वाक्य में जो होता है, बच्चा जो होता है वो खुद से बात करता है। कोई भी कार्य ऐसे होते हैं जिसमें जो है बच्चा वो खुद से बात करेगा और क्या करेगा? वो अपने आप को नियंत्रित करेगा। नियंत्रित कहने का मतलब अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा बच्चों को। इसमें जो है बच्चा अपने आप को रेगुलेट करेगा, वो बोलेगा अबे नहीं पागल, ये सारी चीजें गलत चीजें हैं, और आप जब देखोगे ना बोलेगा अबे ये क्या कर रहे हैं, खुद से ही बातें कर रहा है। तो ये जो व्यक्तिगत वाक जो होती है, यानी कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो बच्चा जो खुद से बात करता है, ये 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना, उनके अनुसार जो है 3 से 6 साल तक के बच्चों में जो ये व्यक्तिगत वाक होती है, और इसमें जो बच्चा ना अपने आप को स्वयं नियंत्रित करता है, इसमें सेल्फ रेगुलेट करता है, कैसे क्या करना है नहीं करना है वो अपने आप को खुद से बताता है। और बाकी भी मैंने 3 रूप बताए थे, ये आपका दूसरा रूप हो गया। पहला रूप होता है सोशल स्पीच, उसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उसमें वो समाज में मैं हूँ, टू टू टी टू, अपने दादा नानी मम्मी से कुछ भी उल्टा सीधा, मतलब उस टाइम बच्चे का क्या ही समझ में आता है, हंसेगा ऐसे, मतलब बात करेगा, कुछ कुछ आवाजें निकालेगा, कॉन्सोनेंट और वोवल्स वाले साउंड निकालेगा,
और साइलेंट स्पीच में जो बच्चा जो 7+ वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें आंतरिक मौन वाक आ जाता है, यानी कि अब वो जो बच्चा है अगर उसको कुछ हर्ट हुआ है तो वो क्या करेगा, अगर मम्मी ने उसको जो है डांटा है या पापा ने उसको डांटा है तो उसको हर्ट हो जाता है, छोटे बच्चे हर्ट हो जाते हैं वो, तो अब वो किसी को ये चीज़ें बताएगा नहीं, वो मन ही मन में रो लेगा, मिली मम्मी ने आज मुझे माला, मतलब मुंह से नहीं बोलेगा, मन में तो ये होता है उसमें। ठीक है भाई, समझ गए? चलो भाई, उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 कह रहा हूँ 29वां हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए जब हम मूल्यांकन कोई भी इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस होता है, इसका शुड एम एट क्या एम होना चाहिए देख लेते हैं। नामांकित करना यानी कि स्टूडेंट को लेबल करना नहीं, योग्यता आधारित समूह बनाना नहीं, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल, बच्चे को अगर आप कोई भी मूल्यांकन कर रहे हो ना, उसको भाई लेबल नहीं करना है या उसका समूह नहीं बना देना कि अच्छा ये बच्चा सही है तो एक काम करियो भाई, ओ भाई चित्ते मेरे तो कल से आगे बैठी हो, अच्छा तू डल है चल निकल जाए यहाँ से, पीछे चल पीछे चल, ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें उनकी ज़रूरतों को क्या करना है और उनकी क्या उनमें जो इम्प्रूवमेंट ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन उनकी आवश्यकताओं की पहचान करनी है और उसको जो है अपने आगे वाले जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में उस चीज़ों को, बातों को, पॉइंट को ऐड करके हम उसको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। पुरस्कार वितरण नहीं करना है, अंक आधारित ये सब कुछ नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, केवल आनुवंशिक बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो किस पे हम प्रतिरोपित, किस पे हम कैसे हम कह सकते कि भाई ये कहाँ से हुआ है, ये किसी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे, किसी का चेहरा ऐसा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई बोना है, कोई टाना है, तो वो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं वो कैसे होती है, केवल आनुवंशिकता की वजह से। मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, ध्यान रखना, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया हुआ है। केवल पर्यावरण पे नहीं, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पे, दोनों भाई निर्भर करते हैं, तभी जो है ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।